बी पॉइंट की वेलोसिटी बतानी है। एवरीवन शुड आंसर। देखिए इसको कैसे करेंगे। बी पॉइंट की एक वेलोसिटी ठीक है। तो मैं ये बता रहा था कि पॉइंट बी की वेलोसिटी बतानी है, तो एक तो क्या करोगे, सबसे पहले आपको डिसाइड कर लेना पड़ेगा कि यहाँ पे ओमेगा क्या है। यहाँ पे आर रेडियस है, तो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो जाएगा 10 माइनस ओमेगा आर इज इक्वल टू 5 हो गया। सो ओमेगा आर इक्वल्स टू 5 हो गया। ओके। अब इस पॉइंट पे एक वेलोसिटी v आ गया, मतलब जो सेंटर ऑफ मास वाली है, और एक टेंजेंशियल इधर की तरफ ओमेगा आर होता है। तो इसका जो 90 डिग्री पे चूंकि ये है, तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, रिजल्टेंट जो वेलोसिटी हो जाएगा वो हो जाएगा ओमेगा आर का होल स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर और इसका रूट। ओमेगा आर है अपने पास 5, तो 5 का स्क्वायर हो गया 25, और वी स्क्वायर मतलब 10 स्क्वायर, इसका अंडर रूट कितना हो गया 25 प्लस 100, तो 125। ठीक है, तो 5√5 इतना मीटर पर सेकेंड, ये इसकी वेलोसिटी होगी। जब कभी भी आपको किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी बताना हो, तो आप इस तरह का, बहुत ही मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आपको आ सकते हैं, किसी भी पॉइंट पे आपसे पूछा जा सकता है। जैसे इस एक पॉइंट पे मैंने यहाँ पे बता दिया था, फिर मैंने यहाँ पे पूछ लिया, अब ये पॉइंट भी सेम मैग्नीट्यूड का होगा, यहाँ पर भी, यहाँ पे अपने को पता ही है कि वेलोसिटी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट 5 के इक्वल है। साथ ही साथ हमने आपको ये बताया था, याद करो, कि बताया था कि जब फोर्स फोर्स किसी टॉप मोस्ट पोजिशन पे लगाते हैं, सपोज ये डिस्क है, ठीक है, ये एफ है और रेडियस आर है, तो फ्रिक्शन बताना है कि किधर होगा। तो यहाँ पे देखो, सेंटर से जो ये डिस्टेंस एक्स होता है वो आर की इक्वल है। हमने आपको कहा था कि एक एक्सप्रेशन मैंने ड्राइव किया था, यदि फोर्स सेंटर से एक्स डिस्टेंस अबव लगता है, तो जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो होता है एफ एक्स बाई आर माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस बीटा। क्लियर। तो इस चीज को देखने के लिए हमें x तो r इक्वल दिया हुआ है, तो x बाई आर क्या हो जाएगा 1, और डिस्क का बीटा कितना होता है, तो डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है हाफ एम आर स्क्वायर।
अब ये जो पहला टर्म है कांस्टेंट, वो हमारा बीटा होता है, ये हाफ हो गया। अब यहाँ से ये हो गया एफ इंटू 1 माइनस बीटा की जगह पे 1/2 डिवाइडेड बाई 1 + 1/2। ये कितना हो जाएगा, f/2 डिवाइडेड बाई 3/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, दैट इज इक्वल टू f/3। मतलब यहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स आ गया दैट इज इक्वल्स टू आ गया f/3। क्लियर? तो फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे आ गया f/3, राइट। तो ये फ्रिक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है, पॉजिटिव डायरेक्शन बता रहा है कि फ्रिक्शन की वही वैल्यू होगी जो अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन है। तो मतलब ये एफ जो होगा वो आगे की तरफ इस केस में। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नीट्यूड एंड फ्रिक्शन आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको मैंने एक क्वेश्चन दे दिया इसी में कि ये डिस्क है और एक फोर्स इधर से 10 न्यूटन का लगता है इसके सेंटर पे, ठीक है, सेंटर पे लगता है। बताना है व्हाट इज द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। सर 0। पक्का? एक बार सोच के बताइए। यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, 0, क्योंकि सेंटर से डिस्टेंस यहाँ पे तो सेंटर पे ही फोर्स है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 होगी। क्लियर? ओके। अब इस फॉर्मूला में रखेंगे, यहाँ पे बीटा क्या है, डिस्क का 1/2। तो जो फ्रिक्शन हो गया वो हो गया f इंटू 0 माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस बीटा 1/2, दैट इज माइनस f/2 डिवाइडेड बाई 3/2, दैट इज इक्वल्स टू माइनस f/3। तो फ्रिक्शन अब यहाँ पे क्या है, माइनस f/3 है। तो फ्रिक्शन यहाँ पे f/3 है, दैट मीन्स व्हाट, फ्रिक्शन की वैल्यू चूंकि माइनस f/3 है, तो जिधर अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन है उसके अपोजिट फ्रिक्शन की डायरेक्शन होगी, एंड दैट द वैल्यू इज f/3। सो मैग्नीट्यूड विल बी 10/3 यानी 3.33 न्यूटन, और इन द बैकवर्ड डायरेक्शन फ्रिक्शन की डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। किसी को इसमें डाउट हो पूछ लीजिएगा, वेट कीजिए, रोटेशन की प्रैक्टिस करिए, नहीं तो दिक्कत हो जाती है। ठीक है, उसके बाद जैसे मान लीजिए कि आपको मैंने कहा कि यहाँ पे एक डिस्क है, इसको आपने ट्रांसलेट कर दिया फ्रिक्शन वाले सरफेस पे, रफ सरफेस। स्टार्टिंग की वेलोसिटी इसको कितना दे दिया, v0। स्टार्टिंग की वेलोसिटी v0 दे दिया, इसको रफ सरफेस पे स्लाइड करा दिया, ट्रांसलेट करा दिया। अब इसमें बताना है कि कितने टाइम के बाद प्योर रोलिंग स्टार्ट करेगा। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज तो आ रही होगी? आ रही है सर। आ रही है? यस सर। आ रही है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है, समझिए कि एक ऑब्जेक्ट को, डिस्क है यहाँ पे, रिंग हो सकता है, स्फीयर हो सकता है, इसको v0 स्पीड से आपने प्रोजेक्ट कर दिया। तो प्रोजेक्ट करने के बाद पूछ रहा है कि कितने टाइम के बाद ये प्योर रोलिंग स्टार्ट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन का जो सेकंड फॉर्म है वो ये है कि इसमें क्वेश्चन ऐसे दे देगा
कि एक फुटबॉल है, इसको प्लेयर ने किक कर दिया सेंटर से, सेंटर पे किक किया, तो अब आपको बताना है कि कितने टाइम के बाद इट विल स्टार्ट प्योर रोलिंग। अब ये प्योर रोलिंग स्टार्ट क्यों होगा, पहले इसको डिसाइड करते हैं। जैसे ही आपने इसको सिर्फ ट्रांसलेशनल वेलोसिटी दिया है, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो होगा आगे की तरफ होगा, जीरो नहीं होगा, क्योंकि ओमेगा तो है ही नहीं। ओमेगा के कारण ही क्या होता है, जीरो होता है। वी नॉट इधर हो जाता है, ओमेगा और इधर होता है जब ये ऐसे घूमता है, और ये दोनों कैंसिल जब हो जाता है तो रोलिंग स्टार्ट होता है। कहने का मतलब है कि हमें इस वी नॉट की वैल्यू को के साथ साथ ओमेगा आर भी चाहिए। तो क्या होगा, जब ये पॉइंट स्लाइड करेगा तो फ्रिक्शन ऑब्वियसली पीछे की तरफ एक्ट करेगा। फ्रिक्शन विल एक्ट इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। फ्रिक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में लगना शुरू हो गया। ओके, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट हम यहाँ पे मान लेते हैं कि म्यू है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन है तो काइनेटिक फ्रिक्शन होगा, और ये फ्रिक्शन की वैल्यू होगा म्यू के एम जी। यहाँ पे एन जो है वो एम जी के इक्वल है। अब ये फ्रिक्शन क्या करेगा, इस वेलोसिटी वी नॉट को डिक्रीज करेगा। क्यों, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लग रहा है। तो रिटार्डेशन, मान लो कि टी टाइम के बाद इसकी वेलोसिटी हो जाती है वी, तो लिखते हैं v इक्वल टू यू प्लस ए टी। वी जो यू दिया है वी नॉट, ए दिया है माइनस एफ बाई एम इंटू टी। ये कैसे, ओके रिटार्डेशन हो रहा है ना इसमें, तो हमने माइनस एक्सेशन को माइनस लिख दिया, इंटू टी कर दिया। भाई टी इज द रोलिंग मोशन, और टी टाइम के बाद हमने कहा कि वेलोसिटी v हो जाता है और ओमेगा से रोल करना शुरू कर देता है। तो यहाँ से अब हम टॉर्क की वैल्यू पहले निकालते हैं। इस पॉइंट के अबाउट हम टॉर्क कैलकुलेट करते हैं, तो एफ इंटू आर, टॉर्क की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फोर्स इंटू लीवर आर्म होता है, फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन पे ये डिस्टेंस है आर, तो एफ इंटू आर इज इक्वल टू आई अल्फा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका कितना है, हाफ एम आर स्क्वायर डिस्क है, इंटू अल्फा। आर से आर कैंसिल, ठीक, टू एफ बाई एम आर, ये अल्फा हो गया। ठीक है, तो तो ओमेगा समझ ही नहीं आ रहा। यार, तो पढ़ाई नहीं नहीं आ करी रहा। ना, पीछे वाले चैप्टर सब नहीं पढ़ेगी। क्या नाम है, रोटेशंस के इससे पहले वाला जो चैप्टर्स वगैरह है वो सब पढ़े हो, मतलब एक्सरसाइज टॉपिक वो इससे सर पहले हमने पहले की क्लास अटेंड नहीं की थी, एक वीक की जब क्या नाम है आपका, स्टार्ट कुमकुम। कुमकुम, रोटेशंस का नहीं करा था आपने क्लास में? नो सर। कोई नहीं, अभी इसको रोटेशंस को जो है ना बैकअप में पढ़ा दूंगा आपको। अभी इसके बाद का एक चैप्टर स्टार्ट होगा, क्योंकि ये चैप्टर फिनिश होने वाला है। तो अभी तो आराम से देखो, क्योंकि अभी समझ में अचानक से तो आएगा नहीं, क्योंकि ये फिजिक्स है, सब कनेक्टेड होता है। चैप्टर्स जो होते हैं आपस में कनेक्टेड होता है। ये लास्ट पेज चल रहा है, तो ऑब्वियसली अगर समझ में आ जाता है तो अब नॉर्मलिटी था, अगर नहीं समझ में आ रहा तो नॉर्मल ही है सिचुएशन। अगर आपने पीछे नहीं पढ़ा हुआ है तो ये कैसे समझ में आएगी। रोलिंग मोशन समझ में आना चाहिए, तभी तो आपको समझ में आएगा, अदरवाइज। अभी थोड़ा सा पेशेंस रखिए, फिर हम इसके आगे चैप्टर हमारा ग्रेविटेशन चलेगा। तो ग्रेविटेशन में हमारा फिर से एक डिस्कनेक्ट, मतलब कनेक्शन मैकेनिक्स से हटता है। इसके जो फेज होते हैं 11th क्लास के जो भी फिजिक्स है उसके 3 फेज होते हैं। एक होता है रोटेशन तक, मैकेनिक्स अपने क्लाइमैक्स तक पहुंच जाता है रोटेशन तक। फिर उसके बाद ग्रेविटेशन आ जाता है, तो ग्रेविटेशन मतलब वो इंटायरली थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, तो वो आपको समझ में Yes, आना शुरू। उसके बाद जो है ना फ्लूइड हीट वेव सब समझ में आएगा, क्योंकि ये बिल्कुल अलग अलग सेक्शन है। हीट हीट का मैकेनिक्स से कोई लेना देना नहीं। आप फर्स्ट डे भी मैं आपको हीट पढ़ा था, तो आपको समझ आती है, तो इसलिए हीट से कोई दिक्कत नहीं है, और वेव्स भी अलग ही है। तो यहाँ पे क्या है, रोटेशन में थोड़ी सी दिक्कत आपको होगी, तो अभी थोड़ा सा पेशेंस रखिए। फिर आपको वैसे मैं आपको थोड़ा सा फोन कीजिएगा क्लास के बाद, मैं आपको गाइड करूँ, ठीक है। okay sir. ठीक है, v वी नॉट माइनस एफ बाई एम इंटू टी है। ये पहला इक्वेशन जो लिखा है हमने, वेलोसिटी का इक्वेशन लिखा, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा कि फ्रिक्शन धीरे धीरे इस वेलोसिटी वी नॉट को कम करेगा, क्योंकि रिटार्डेशन हो, और ओमेगा तो है नहीं, घूमने के लिए तो ओमेगा भी चाहिए। तो ये फ्रिक्शन क्या करेगा, सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क लगाएगा। तो टॉर्क इज इक्वल टू आईसीएम अल्फा होता है, ये इक्वेशन हमने पढ़ा था। जिस तरह से एफ इज इक्वल टू एम ए होता है, उसी तरह से टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा होता है।
तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट मैं टॉर्क लिख रहा हूँ। टॉर्क में F इंटू आर होता है, फ्रिक्शन F इंटू आर ये डिस्टेंस होता है। तो F इंटू आर इज इक्वल टू हाफ एम आर स्क्वायर इंटू अल्फा है, आर से आर कैंसिल हो गया, तो अल्फा हो गया 2F बाई एम आर। ठीक है, तो ओमेगा फाइनल, अब यहाँ पे देखो F की वैल्यू भी हम पुट कर सकते हैं, लेकिन हम ओमेगा फाइनल लिख देते हैं इज इक्वल टू यू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी। ओमेगा इनिशियल 0 है क्योंकि इनिशियल एंगुलर स्पीड आपने दिया ही नहीं था। अल्फा अपने पास कितना है इसमें, 2F बाई एम आर और इंटू टी, ये सेकेंड इक्वेशन। अब चूंकि अपने को पता है कि ये वेलोसिटी फाइनल, ये जो v है, v फाइनल और ओमेगा फाइनल हम रख देते हैं, तो v फाइनल और ओमेगा फाइनल में रिलेशन क्या होना चाहिए, इफ इट रोल्स, अगर ये रोल कर रहा है तो रिलेशन ये होना चाहिए कि v फाइनल इज इक्वल टू होना चाहिए ओमेगा फाइनल इंटू आर, अगर रोलिंग कंडीशन होना है। तो v फाइनल अपने पास क्या है, v नॉट माइनस एफ टी बाई एम इज इक्वल टू ओमेगा फाइनल क्या है, 2F बाई एम आर इंटू टी इंटू आर, आर आर कैंसिल हो गया, यहाँ से हो जाएगा v नॉट इज इक्वल टू 3F टी बाई एम। ठीक है, 3F टी बाई एम, एफ की वैल्यू पुट कर दीजिए, म्यू इंटू एम जी इंटू टी डिवाइडेड बाई एम, एम से एम कैंसिल हो गया, यहाँ से जो टाइम आ जाएगा वो आ जाएगा v नॉट बाई 3 म्यू जी। ठीक है, मतलब देखो ये क्वेश्चन अगर आता है तो वैसे इसकी थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सर एक ठीक बार है। पीछे वाला स्लाइड दिखाना। ओके सर। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, वैसे प्रैक्टिस टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया का बहुत सारा किया हुआ था, तो उस टाइम में उसके सारे हो गए थे। एक तो टॉर्क इक्वेशंस का हम देख लेते हैं। ठीक है, टॉर्क इक्वेशन में कभी कभी क्या होता है, पुली से रिलेटेड क्वेश्चन होता है। जैसे मान लीजिए इधर एक पुली है और फोर्स F से आपने पुल किया, ये रोप है, इस साइड मास लगा हुआ है स्मॉल है। अब आपको बताना है इसमें कि एक्सेलरेशन क्या होगा, इसमें एक्सेलरेशन क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, देखिए टॉर्क इक्वेशन आपको बताना है एक्सेलरेशन क्या होगा। तो टॉर्क इक्वेशन कैसे लिखते हैं, तो सबसे पहले जब कभी भी आपके पास पुली मास सिस्टम हो और इसमें आपको टॉर्क इक्वेशन लगाना हो, तो ये जो पुली है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई मान लीजिए। जनरली जो पुली का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो या तो हाफ एम आर स्क्वायर होता है या एम आर स्क्वायर। मतलब ये जो पुली होता है वो, इसका टॉप व्यू देखते हैं, हॉलो सिलेंडर या सॉलिड सिलेंडर का टॉप व्यू देखते हैं, है ना, पुली जैसा। मतलब ये रिंग भी हो सकता है, डिस्क भी हो सकता है। जनरली ये डिस्क ही होता है, अगर मान लो कभी यूज करना हुआ तो
पुली के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हाफ mr स्क्वायर दी। अब यहाँ पे देखिए, जब कभी भी पुली रोटेट करता है तो पुली रोटेट करता है, इसका मतलब है कि पहले वाले पुली में क्या हो रहा था, जब लॉज ऑफ मोशन में पुली पड़े थे तो ये रोटेट नहीं कर रहा था, इट वाज नॉट रोटेटिंग। लेकिन अब इस केस में क्या है, रोटेट कर रहा है। तो रोटेट कर रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि r मान लो कि रेडियस है, तो F इंटू आर, ये हो जाएगा इस फोर्स का टॉर्क सेंटर ऑफ मास के अबाउट, ये भी r है। तो ये घुमाना चाह रहा है, F जो घुमाना चाह रहा है वो इस डायरेक्शन में क्लॉकवाइज, और इसका जो वेट mg है वो घुमाना चाह रहा है एंटी क्लॉकवाइज। तो एफ आर माइनस एम जी इंटू आर इज इक्वल टू आई अल्फा है, आई ही लिखते हैं इंटू अल्फा, ये फर्स्ट इक्वेशन लिखते हैं। सेकेंड इक्वेशन इसमें देखिए, इसमें टेंशन हम टी ले लेते हैं, इसका वेट एम जी नीचे की तरफ है, ऊपर की तरफ है इक्वेशन, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं, सॉरी यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन को थोड़ा सा हम ठीक करते हैं, एक एरर हो गया इसमें। यहाँ पे हमने टेंशन टी माना है, इसमें टेंशन टी माना है, तो टी का इधर की तरफ इक्वेशन हो जाएगा टी इंटू आर इज इक्वल टू आई अल्फा। सेकेंड इक्वेशन इस मास के लिए लिखते हैं, टी ऊपर की तरफ एम जी नीचे की तरफ है, टी माइनस एम जी इज इक्वल टू हो गया एम, ये सेकेंड इक्वेशन। दो इक्वेशन है, फिर से मैं आपको बता रहा हूँ कैसे मैंने टॉर्क इक्वेशन लिखा है। तो टॉर्क इक्वेशन कैसे लिखते हैं वो मैं आपको, जैसे आपके पास कभी भी पुली हो तो ये जो रोप होता है दोनों साइड से, पहले दोनों रोप में टेंशन सेम होता था। अब पुली जब रोटेशनल केस में देखेंगे तो चूंकि ये रोटेट कर रहा है तो दोनों साइड का जो टेंशन होता है वो डिफरेंट होता है। यहाँ पे मैंने कहा है एक पुली है और इसके साथ ये अटैच्ड मास है, और यहाँ पे फोर्स F से आपने पुल किया है, बताना है कि ये कितने एक्सलेशन से ऊपर जाएगा। R रेडियस है और इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है। तो मैं F का टॉर्क इसके सेंटर के अबाउट करता हूँ, तो F इंटू आर, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स और इस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस एफ आर हो गया। फिर ये क्लॉकवाइज होगा, इस टेंशन का जो इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क होगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा, तो माइनस टी इंटू आर, ये टॉर्क हो गया इज इक्वल टू आई अल्फा, पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन हम क्या लिखेंगे, दूसरा इक्वेशन इसको हम लिख सकते हैं इसके लिए, इस ऑब्जेक्ट के लिए, इसका वेट एम जी नीचे की तरफ है और टेंशन टी ऊपर की तरफ है, एक्सेशन ऊपर की तरफ है, तो इसको लिख सकते हैं टी माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए, सेकेंड इक्वेशन। और थर्ड इक्वेशन यहाँ पे देखिए क्या है, चूंकि ये अल्फा से रोटेट कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन में अल्फा से रोटेट करेगा तो हर पॉइंट की इसकी जो सरकमफेरेंशियल एक्सेलरेशन है, लीनियर एक्सेलरेशन है, वो ए इक्वल टू अल्फा आर होता है। तो इसका ये मतलब हो गया कि ये जो एक्सेलरेशन है ये ए से नीचे जाएगा और ये वाला रोप ए से ऊपर जाएगा, जहां पे ए इक्वल टू अल्फा आ रहा है। ये थर्ड इक्वेशन। अब हमें यूजिंग दैट ए की वैल्यू निकालनी है, तो हम ऐसा कर देते हैं, अल्फा की जो वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में ए बाई आर पुट कर देते हैं, एफ माइनस टी इंटू आर इज इक्वल टू आई, अल्फा की जगह पे ए बाई आर, ओके। और टी माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए है, तो टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी इज इक्वल टू हो M जाएगा plus एम एम जी प्लस एम ए, इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे, एफ माइनस एम जी माइनस एम ए इंटू आर इज इक्वल टू आई ए बाई आर, ओके। अब यहाँ से आर इधर से कॉमन ले लेते हैं, एफ माइनस एम जी इज इक्वल टू आई ए बाई आर स्क्वायर, आर इधर मल्टीप्लाई कर दिए और प्लस एम ए, यहाँ से ए निकाल दिया, तो ये हो जाएगा एफ माइनस एम जी बाई एम प्लस आई बाई आर स्क्वायर, ये एक्सलेशन होगा। देखिए मैं इसका आपको इतने इक्वेशन से बचने के लिए एक आपको ट्रिक देता हूँ। क्या ट्रिक देता हूँ, समझिए इसको। मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि पुली है, ये एम जी मास है और इधर की तरफ 2m मास है,
मैंने आपसे पूछा कि इसका एक्सेलरेशन क्या होगा। पहले वाले में जो हम लॉज ऑफ मोशन में जब आप बात करते तो उसमें ये बताया जाता है क्वेश्चंस के अंदर कि पुली मासलेस है, स्ट्रिंग यहाँ पे मासलेस है एंड देयर इज नो फ्रिक्शन बिटवीन द रोप एंड द पुली। तो एक्सेलरेशन विल बी 2mg minus mg divided by 2m plus m. So that will be mg by 3m. m से m cancel हो गया. That acceleration will be g by 3. Acceleration will be g by 3. Now यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि इस एक्सेलरेशन को अब पूरी रोटेशन के साथ देख, सेम क्वेश्चन है. सेम क्वेश्चन है. अब इसका अब रोटेशंस के साथ देखेंगे तो आर और मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको लेना पड़ेगा. अगर नहीं दिया है तो आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ एम आर स्क्वायर ले सकते हैं. अब इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो होगा 2mg माइनस mg डिवाइडेड बाय टोटल मास कितना है m प्लस 2m, ये तो मास है ही, और प्लस i बाई आर स्क्वायर. खाली i बाई आर स्क्वायर मतलब देखो ये भी मास होता है क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर होता है. तो i बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू m हो गया. तो बेसिकली यहाँ पे i बाई आर स्क्वायर मास का टर्म आएगा. तो नीचे जो होता है टोटल मास जो आता है यहाँ पे सिर्फ एक एक्स्ट्रा ऐड होगा और कुछ भी नहीं होगा. ये mg बाई 3m प्लस i बाई आर, ये एक्सप्रेशन. जैसे फॉर एग्जांपल सर यहाँ पे आई बाई आर स्क्वायर पुली का मास है. i बाई आर स्क्वायर पुली का मास ओके सर. है, ये मास ऑफ द पुली है. तो इतना इक्वेशन लिखने से आप बच जाओ. जैसे अगर मैं कहूँ आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि इधर से मान लो कि एक मास m है और इधर इधर की तरफ सिर्फ आप पुल करते हो कितने से 2mg फोर्स से. टू mg फोर्स से आप पुल कर रहे हो. बताना है एक्सेलरेशन क्या होगा. तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होगा, देखो इधर 2mg है और इधर जो पुलिंग फोर्स है वो mg है. तो 2mg माइनस mg डिवाइडेड बाय मास. देखो इसका मास तो था ही नहीं, ये तो 2mg से, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. पिछले बार जो एनटीए का जो वो था ऐप नीट के लिए, उसमें क्वेश्चन बहुत आता था. बच्चों को लगा था कि क्वेश्चन आया नहीं, क्या पता इसका. तो यहाँ पे क्या है, फोर्स लिखा है 2mg mg. तो एक्सेलरेशन जो हो जाएगा 2mg माइनस mg, तो नेट पुलिंग फोर्स हो गया. सो डिवाइडेड बाय नेट मास. तो सिर्फ मास तो एक ही साइड है ना, m. ये तो मास है नहीं, तो m प्लस आई बाई आर. ये पुली का मास हो गया और ये ब्लॉक का मास हो गया. पुली का मास नीचे लेना होता है, दैट्स ऑल. ठीक है, Yes. ओके. So now I think कि theory is sufficient and अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स भी हम कर चुके हैं. आपको पूरा क्वेश्चंस करना है. एक थोड़ा सा टॉप लिंक देख लीजिए, फिर हम आगे की तरफ बढ़ जाएंगे, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे. नेक्स्ट अब देखते हैं हम लोग टॉप लिंक. तो टॉपलिंग में होता क्या है, मान लीजिए अपने पास एक ट्रायंगुलर बेस है. टॉपिंग के क्वेश्चन अभी तक नीट में एक बार भी नहीं आया है. सो वेरी गुड क्वेश्चन. और ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे
आ सकता है। इक्विलैटरल ट्रायंगुलर प्रिज्म है, इसकी साइड लेंथ ए है और यहाँ पे ग्राउंड पे सफिशिएंट फ्रिक्शन है, इसमें लिख देगा फ्रिक्शन इज सफिशिएंट such that it will not slide। तो जैसे ही आप फोर्स यहाँ पे लगाएंगे टॉप मोस्ट पोजिशन पे, तो ये क्या करेगा, टॉपल करेगा। किस पॉइंट के अबाउट टॉपल करेगा, तो ये जो टॉपलिंग होगा ये पॉइंट ओ के अबाउट करेगा। तो जैसे ही पॉइंट ओ के अबाउट टॉपलिंग करेगा तो हमें टॉर्क बताना है। टॉर्क के लिए हम यहाँ पे इसी पॉइंट से अब नॉर्मल फोर्स पास करेगा, क्योंकि जनरली जब हम फोर्स नहीं लगाते हैं तो नॉर्मल फोर्स इधर की तरफ एन होता है, वेट mg होता है। जब फोर्स आप इसके टॉप मोस्ट पोजिशन पे लगाएंगे तो ये क्या होता है कि फोर्स इसको घुमाना चाहता है, किस पॉइंट के अबाउट, ओ के अबाउट। यदि फ्रिक्शन यहाँ पे वीक होगा तो पहले हो सकता है कि घूमने से पहले स्लाइड ही कर जाए। तो रोटेट अगर करना है, टॉपल करना है, तो फ्रिक्शन सफिशिएंट होना चाहिए। तो फ्रिक्शन यहाँ पे बेस पे क्या है, सफिशिएंट है और पॉइंट ओ के अबाउट टॉपल कर रहा है। तो जब टॉपल करता है तो सिचुएशन ये होना, पॉइंट के अबाउट उसका जो यहाँ पे देखिए पॉइंट ओ है, अब जो इसका वेट mg है वो इस साइड आ जाना चाहिए, तभी टॉपल करेगा। मतलब फोर्स mg का जो लाइन ऑफ एक्शन है, देखो अगर नॉर्मल रिएक्शंस के लाइन से आगे चला गया तभी ये टॉपल करता है, पलट जाता है पॉइंट ओ के। लुढ़कना बोल सकते हैं इसको हिंदी में, ठीक है। तो अब इसको हम क्या करते हैं, टॉर्क कौन बचा रहा है, इसकी टॉपलिंग को कौन बचा रहा है। फोर्स टॉपल होने के लिए कंडीशन होना चाहिए कि mg भी नॉर्मल डायरेक्शन से आगे चला जाएगा। अब यहाँ पे देखो mg का टॉर्क, फोर्स का भी टॉर्क जो था वो क्लॉकवाइज था और mg का भी टॉर्क ओ के अबाउट क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो दोनों अब जो टॉर्क है मैच कर गए। जब दोनों टॉर्क मैच कर गया तो ये पलट जाएगा। लेकिन अभी क्या हो रहा है, अभी ये फोर्स इस पॉइंट ओ के अबाउट क्लॉकवाइज घुमाना चाह रहा है और mg इस पॉइंट ओ के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना चाह रहा है। तो ये अपोज कर रहा है mg, इसलिए उसको टॉपल होने से बचा रहा है। लेकिन अगर ये टॉपल होगा तो F इंटू टॉर्क ऑफ फोर्स शुड बी ग्रेटर देन होना चाहिए टॉर्क ऑफ mg अबाउट ओ। Yes. अब अबाउट ओ, अब टॉर्क लेना चाह रहे हैं तो टॉर्क अबाउट ओ लेना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे फोर्स F इस डायरेक्शन में है, ये बेस है A, ये A है, ये 60 डिग्री है। तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगा फोर्स का, देखो पॉइंट O के अबाउट फोर्स का लीवर आर्म फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन पे यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। ये डिस्टेंस कितना होगा, √3a/2। ये 60 डिग्री है, हाइपोटेनस दिया है, परपेंडिकुलर निकालना है तो साइन लगाएंगे, तो a साइन 60 डिग्री √3a/2। तो टॉर्क ऑफ F हो गया F इंटू √3a/2 शुड बी ग्रेटर इक्वल टू mg इंटू, और ये डिस्टेंस a/2 है। अगर हम mg का टॉर्क देखते हैं तो mg इधर की तरफ है और ये डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस लीवर आर्म x इज इक्वल टू a/2 है। तो mg इंटू a/2 हो गया, m a से कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। सो f शुड बी ग्रेटर इक्वल टू mg/√3 इन दिस केस। मतलब मिनिमम फोर्स टू टॉपल, आपको क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा मिनिमम फोर्स टू टॉपल द ब्लॉक क्या, मिनिमम। सो वेरी इंपॉर्टेंट दिस क्वेश्चन, आई थिंक इट शुड बी आस्क्ड इन नीट 2021। बेसब्री से मैं इंतजार कर, minimum force to topple the block F minimum will be mg/√3। सर ये वाली स्लाइड एक बार स्टार्टिंग से बताना बस। कैसे
सर वो नीचे वाला क्वेश्चन ही। तो ये वाली टॉपलिंग वाला, हाँ सर। देखो क्वेश्चन क्या है टॉपलिंग में। यहाँ पे ट्रायंगुलर प्रिज्म है। टॉपल होने का मतलब होता है रोल नहीं करना, मतलब घूमना। जैसे आप कोई भी ट्रायंगुलर प्रिज्म है, ट्रायंगुलर ब्लॉक है, इस पे फोर्स पॉसिबिलिटी होती है, या तो ये स्लाइड कर जाएगा आगे की तरफ, या फिर ये पॉइंट ओ के अबाउट घूम जाएगा। तो यहाँ पे फ्रिक्शन यदि सफिशिएंट है तो इसके स्लाइड होने की तो संभावना होती ही नहीं है। यहाँ पे अगर एफ, यहाँ पे क्या है, एफ जो है अगर लेस इक्वल्स टू म्यू एफ जी है, मतलब फ्रिक्शन यहाँ पे क्या है, सफिशिएंट है, मतलब एफ शुड बी लेस इक्वल्स टू म्यू एम जी है, ताकि स्लाइडिंग नहीं हो। यानी एफ की यहाँ पे जो वैल्यू है वो म्यू एम जी से कम है, तो स्लाइड तो करेगा नहीं, तो अब क्या करेगा, रोटेट करेगा। तो रोटेट करेगा तो पॉइंट ओ के अबाउट टॉपल होना को रोटेशन बोलते हैं। तो टॉपलिंग सक्सेसफुल कब होता है, तो मैंने कहा कि इस पे दो फोर्स लग रहा है, एक एम जी, एक एफ, और एक और नॉर्मल फोर्स है। टॉपलिंग के वक्त चूंकि जो कंप्रेशन का मैक्सिमम जो लोड पॉइंट ओ के अबाउट रोटेट कर रहा है, तो पॉइंट ओ पे आ जाता है, इसलिए जो नॉर्मल फोर्स होता है वो ओ से ही पास करना शुरू कर देता है। क्योंकि अब इस वाला ये वाला सब फोर्स ग्राउंड से ऊपर उठ रहा है, ऑलमोस्ट ऊपर उठ रहा है, तो सारा का सारा वेट ओ पे आ गया, तो नॉर्मल फोर्स यहीं से पास कर। अब वो पॉइंट ओ के अबाउट जो टॉर्क है एफ का वो क्लॉकवाइज है, और mg का जो टॉर्क है वो है यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज। देखो इसको इस पॉइंट के अबाउट ऐसे घुमाना चाहते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। तो जब तक फोर्स और mg का क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रिलेशन है, टॉपल करने की संभावना नहीं होती। लेकिन जब फोर्स बहुत ज्यादा होता है तो ये क्या करता है, एक समय ऐसा आता है कि mg का लाइन ऑफ एक्शन इस नॉर्मल फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन से आगे चले। अब इस केस में ऑब्वियसली फोर्स भी क्लॉकवाइज रोटेट करने लगेगा, और mg भी देखो, mg ओ पॉइंट इधर है, mg इधर आ गया है, तो अब इसको ऐसे घुमा रहा है, तो ये भी क्लॉकवाइज हो गया। तो कहोगे सर इससे पहले होगा तो क्या होगा, जैसे मान लो कि एफ मिनिमम mg/√3 है, मैंने लगा दिया mg/2√3, तो mg/2√3 थोड़ा सा उठ करके फिर नीचे गिर जाएगा। पूरा का पूरा टॉपल होने का मतलब है इस पॉइंट ओ के अबाउट घूम जाना पूरा। ठीक है, तो मैंने कहा कि उसके लिए कंडीशन ये होना चाहिए कि F इंटू √3/2, मतलब फोर्स का जो टॉर्क पॉइंट ओ के अबाउट है वो शुड बी ग्रेटर इक्वल्स टू होना चाहिए mg का टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ। देखो दिस चैप्टर इज रोटेशन, ईच एंड एवरी कंपोनेंट। हो सकता है किसी को समझ में नहीं आ रही हो, क्योंकि मैं तो मान के चल रहा हूँ आपको टॉर्क आता है, क्योंकि मैंने टॉर्क पे बहुत काम किया था, पूरा क्लास लगाया था। अब जैसे किसी बच्चे ने टॉर्क नहीं पढ़ा, अब टॉर्क को समझ में नहीं आ रही, सोच रहे हैं कि सर को तो पढ़ाने ही नहीं आता, उनको समझ में नहीं आता मुझे, लेकिन ये एक्चुअली कनेक्शंस है सारा। ठीक है, आपको जब मैंने टॉर्क बताया था, आप याद करो, मैंने सारा टॉर्क का पूरा प्रैक्टिस कराया था, उसमें आप सबको समझ में भी आया था, क्योंकि आपने खुद एग्री किया था। अब ये चीज टॉर्क का यूज होता है तो फिर आप भूल गए होते हैं कॉन्सेप्ट, तो इसके कारण दिक्कत होती है। सो इस तरह से दी एंड। ये पिक्चर तो खत्म हो गया, दी एंड हो सर गया यार। हाँ, सर वो आप रिकॉर्डिंग भेज दोगे क्या 10 और 11 की, वो यूट्यूब वाले चैनल पे? उस पे है नहीं सर, मिली नहीं मेरे को। उसमें उसमें नहीं है क्या? क्या नहीं सर पता, मैंने नहीं है। रिकॉर्ड किया नहीं किया, मैंने किया तो था, किसी बच्चे ने बताया था, एक दिन का तो मैंने किया। हाँ सर किया था आपने शायद। हाँ मैंने किया तो था, उसको ढूंढ के 10 से 11 का बोले थे ना। हाँ सर। अभी देखो, अभी कर रहा हूँ तो दो बच्चे ने मैसेज करके बोल दिया, सर मैं वो नेटवर्क काम नहीं कर रहा है, मैं जा रही हूँ। ठीक है, ये रिकॉर्डिंग करने का ये बैकफायर ये होता है, बच्चा सब क्लास ही छोड़ना शुरू कर सर वो मैं तो देता सर शादी में गया था। है। क्लास में जैसे कुछ चीज पूछ भी लिया, रिकॉर्डिंग तो मतलब एलएनसी में क्या हो रहा है, मैक्सिमम क्लास में सब में रिकॉर्डिंग हो रहा है, तो लाइव वहाँ हो ही नहीं रही है मैक्सिमम मैक्सिमम बच्चा। तो इसका ये एक होता है कि मतलब रिकॉर्डिंग तो यूट्यूब सब पे मिलता ही है।
पढ़े रहोगे ना, उसके बाद अगर रिकॉर्डिंग अवेलेबल है तो फायदा है, क्योंकि कभी आपको रिवीजन मान लीजिए करना है तो आपने देख लिया, जैसे टॉपिक अभी मैं बताया तो सेम लैंग्वेज में आप दोबारा इसको सुन सकते तो फायदा है। लैंग्वेज फिर बदलेगा इसमें तो उसमें फिर क्या है समझ में आने, दूसरे ढंग से कोई बताना शुरू कर दिया तब फिर कंफ्यूजन होगा। अब मैंने ये कॉन्सेप्ट चूंकि मेरा क्लियर है तो मैंने अपने लैंग्वेज में, चाइनीज में तो बोल नहीं रहा हूँ कि मेरे को क्लियर है ये, तो मैं उसी लैंग्वेज में आपको समझा दिया। ठीक है, इंडिया का ये आदमी हूँ, हिंदी बोल रहा हूँ। ठीक है, तो आपको इतनी कोई तकलीफ हो नहीं रही होगी। ठीक है, ऊपर नीचे प्रोनाउंसिएशन का फर्क पड़ता है, तो आप कर सकते हैं इसको। ठीक है, चलिए वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट चैप्टर नाउ। होमवर्क क्या है? सर फुल हाँ, सर फंडामेंटल रोलिंग में आईसीआर क्या होता है? इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन, ICOR। वो सब जित नहीं आता है, वो IT वालों को पता है। अभी क्वेश्चन आ जाए ना, अभी क्वेश्चन आ जाएगा तो क्वेश्चन मैं आपको डाउट में बता दूंगा। ठीक है ना, सामने अगर आ जाए तो ICOR मैं आपको बता दूंगा, बट ये IIT वालों को पढ़ना है। वैसे तो बहुत सारी चीजें मैं आपको टॉपिक बोल सकता हूँ जो भी आप नहीं पढ़े, IIT वालों को थोड़ा सा एक्सटेंडेड पढ़ना। ICOR का दूर दूर तक कभी कोई क्वेश्चन नहीं, अपने सिलेबस NCERT में भी नहीं है, तो NCERT में नहीं है तो पूछेगा। ओके सर। कभी देखा है आपने नीट में? कभी नहीं आएगा। सर मैंने क्वेश्चन देखा था, उसमें दे रखा था कि आईसीआर से डिस्क के टॉप मोस्ट पॉइंट की नीट के वेलोसिटी। अंदर, नीट के अंदर हाँ ICOR नीट के अंदर पूछा है ना। हाँ, उस ये टॉप ये मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी निकालना। इस पॉइंट को ICOR। अच्छा ठीक है। रोलिंग बॉडी में आप ध्यान करे रख लीजिए, ICOR का मतलब होता है इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन। इसका नाम है इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन। ठीक है, जैसे मान लीजिए, थोड़ा सा बता देता हूँ हिस्सा। मान लीजिए एक रॉड है। सर रहने दीजिए, नहीं आता तो फिर। नहीं नहीं नहीं, पता ही नहीं था। इतने प्यार से बोलते हैं बच्चे, रोना आ जाता है। इधर V1 है, इधर V2 है। ठीक है, ये एंगल थीटा है। अब यहाँ पे क्या होता है कि रॉड क्या है, रोटेट कर रहा है। क्यों रोटेट कर रहा है? मैंने बताया था कि कोई भी रिजिड बॉडी जब वेलोसिटी ट्रांसलेट करता है तो हर पॉइंट की वेलोसिटी सेम डायरेक्शन होती है, सेम मैग्नीट्यूड का। और अगर अलग अलग हो जाए तो बॉडी रोटेशन शुरू कर देता है। यदि V1 ग्रेटर देन V2 है तो रोटेट करता है। इसका ओमेगा भी बताया था कैसे निकालना। इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन होता है कि जब भी अपने पास कोई ऐसा बॉडी है जिसको फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन करना हो, जैसे फॉर एग्जांपल अपने पास ये बॉडी है। अब यहाँ पे देखिए सेंटर ऑफ मास क्या है, सेंटर ऑफ मास नीचे की तरफ भी आ रहा है और साथ ही साथ बॉडी रोटेट कर रहा है, क्योंकि ओमेगा है तो रोटेट कर। ओमेगा कैसे निकालेंगे? तो हमने इस क्वेश्चन को निकाला भी था। जिस तरह से ओमेगा यहाँ पे V1 माइनस V2 बाई L होता है, L यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट होता है, तो ठीक उसी तरह से V1 इधर है, V2 इधर है, तो यहाँ पर भी आप ओमेगा निकाल सकते हैं, प्रोवाइडेड V2 का कंपोनेंट इधर की तरफ लेना पड़ेगा। मतलब ये जो वेलोसिटी लेना पड़ता है वो रिजिड बॉडी के परपेंडिकुलर लेना पड़ता है। V1 का कंपोनेंट इधर लेना, जिससे ओमेगा निकल जाएगा। तो जब कभी भी किसी भी बॉडी को, जैसे रोलिंग बॉडी को जिसमें ट्रांसलेशन रोटेशन दोनों हो रहा है, यहाँ पे घूम भी रहा है और सेंटर ऑफ मास ट्रांसलेट भी कर रहा है, तो उसको यदि हमें प्योर रोटेशन बना, तो हम एक इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन का कॉन्सेप्ट ढूंढते हैं। हम ये देखते हैं कि किस पॉइंट के अबाउट इस रिजिड बॉडी को प्योर रोटेशन मान सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमने रोलिंग बॉडी देखा, तो रोलिंग बॉडी में इधर की तरफ V है और इधर की तरफ क्या है, ओमेगा है। तो ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहाँ पे, ये जो पॉइंट है वो हमेशा स्टेशनरी रहता है। इसका मतलब है कि इससे पास करता हुआ जो एक्सिस होगा वो हमारा फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया। फिक्स्ड एक्सिस मतलब ओनली रोटेशन, किसी भी ट्रांसलेटिंग और रोटेटिंग बॉडी को जिस पॉइंट के अबाउट ओनली रोटेशन मानते हैं तो उसको इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन होते हैं। मतलब हम इस रोलिंग बॉडी को हम इस O के अबाउट प्योर रोटेशन मान सकते हैं। और इस हिसाब से अगर मैं बात करूं तो अब यहाँ से हम कैसे कॉन्सेप्ट लगाते हैं, हम यहाँ से
अगर काइनेटिक एनर्जी पहले हम देख रहे थे रोलिंग बॉडी का, तो देख रहे थे हाफ ICM ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ MVCM स्क्वायर, ये था ट्रांसलेटिंग और ये था रोटेटिंग। अब मैं चूंकि इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशंस की बात करूं, तो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली हम हाफ I ओमेगा स्क्वायर लिखेंगे। ओमेगा विल रिमेन द सेम, बट आई नॉट जो होगा यहाँ पे, आई नॉट क्या है, वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रोलिंग बॉडी अबाउट पॉइंट। IO इज द, तो हम क्या कर लेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फिक्स्ड एक्सिस और रोटेशन जब होता है, प्योर रोटेशन होता है, तो उसको हम प्योर रोटेशन की काइनेटिक एनर्जी सिर्फ हाफ I ओमेगा स्क्वायर लिखते हैं। तो हाफ I ओमेगा स्क्वायर करके हम उसकी प्योर काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं। देखिए रोटेशन में अभी कम से कम आपको 8 से 10 घंटे लगेंगे इसको तैयार करने में, आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा, हो सकता है बहुत सारा डाउट पूछना पड़े आपको, क्योंकि पूरा मॉड्यूल बनाइए और जरूरत पड़े तो इसमें कम से कम आपकी तरफ से 200 से 250 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब जाके चैप्टर आपके कंट्रोल में आएगा, प्लस डाउट, क्योंकि ये तो मैंने अभी पढ़ाया है, ठीक है। अब जब आप खुद पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीजें डाउट्स है, तो उसको क्लियर करने के लिए आपको 200 से 250 प्रॉब्लम बनाने पड़ेंगे इस चैप्टर में, तब जाके कंट्रोल। यदि एक क्वेश्चन इसमें नीट में आता है, ठीक है, तो मैक्सिमम तो चांस है कि जितना पढ़ा है उसी में से आ जाएगा, लेकिन अब तांत्रिक चाचा तो हूँ नहीं, मैं कहूँगा कि यही आएगा तो वही आएगा, ऐसा नहीं है। बेस्ट आ जाता है सर। कुछ भी आ सकता है। हाँ हाँ, ठीक है, ओके, तो वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट। सर वो इसके डाउट्स जो आपने क्वेश्चन दिए थे, क्वेश्चन जो दिए थे, हाँ लास्ट क्लास अच्छा में हाँ होमवर्क हाँ दिया हाँ था ना। हाँ, कितना टाइम हो गया, हाँ पूछ ही लीजिए, पूछ ही लीजिए, लाइए। अच्छा है कॉन्सेप्ट बनाए हैं तो अभी साथ में कर देते हैं। सर मॉड्यूल में इम्पैकेबल का 6। आप सबने किया है ना, रोटेशन रोटेशन, प्रैक्टिस करा करो, मैंने बोला ना, स्टार्टिंग में ही बोला था 45 क्वेश्चंस पर डे सॉल्व करना है, और एक भी क्वेश्चन नहीं बचना चाहिए, सब सॉल्व कर जाओ। और यहाँ पे एफिशिएंट्स भी है, एनेबल भी है, वो अगर हो जाता है तो वो करो, ठीक है, वो भी हो जाता है तो आप मेरे से क्वेश्चन ले लिया करो, लेकिन बनाने के बाद, खाली घर में रखने के लिए नहीं, सर होते नहीं है। रखते नहीं, अच्छी बात है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन यार, क्या अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, मजा आ जाए बनाने में, लेकिन बहुत काम है इसमें, आपको इतनी जल्दी रोटेशन आपके कंट्रोल में नहीं आने वाला है, बहुत सारी चीजें डाउट्स है, इसलिए मैं अब डाउट्स एंड टेस्ट पे आता हूँ, डाउट्स एंड टेस्ट पे। तो ये मान के अब चलो कि इस चैप्टर की टेस्टिंग मैं आपको करता हूँ, इस मंडे को, इस संडे को टेस्ट है ना आपका, यस सर। तो इस संडे को टेस्ट है, तो उससे पहले मतलब आज कौन सा दिन है, आज है थर्सडे है, सैटरडे को एक टेस्ट ले लूंगा इसका, सैटरडे को इसका टेस्ट कर दूंगा मैं, रोटेशन का। सर फिर उस चैप्टर का कब पढ़ेंगे सर? यस सर। कौन सा सर चैप्टर, अच्छा वो चैप्टर का टेस्ट, अच्छा कोलिजन वो है, ओके हाँ मंडे को कर ले फिर, हाँ सर मंडे का कर लीजिए। अच्छा मंडे कर लेते, ठीक है, या मुझे लगा इसी का होना है, रोटेशन का ही होना नहीं सर। है, ओके ठीक है। चलिए तो बताइएगा इसमें, और देखिए जो कॉलिजन एंड मोमेंटम है ना, पूरा वर्क पावर एनर्जी पढ़ के रहिएगा, क्यों, क्योंकि पिछले टेस्ट में लॉज ऑफ मोशन का वेटेज कम, इसका वर्क पावर एनर्जी का वेटेज कम था, इसलिए आपको वर्क पावर एनर्जी से कंप्लीट क्वेश्चन आएगा, तो वर्क पावर एनर्जी, मोमेंटम और कॉलिजन, पूरा वर्क पावर एनर्जी तैयार करना है। सर पूरा चैप्टर करना है फिर जो हाँ टॉपिक पूरा है चैप्टर, वो? पूरा चैप्टर तैयार करना। ओके सर। चलिए क्वेश्चन एक बार और बताइए तो, कुमकुम कुमकुम, यस सर। बताइए चैप्टर कौन सा डाउट है, पेज नंबर बताइएगा। सर हमने नहीं पूछा था। सर मैंने पूछा था अनामिका, हाँ अनामिका बताइए क्वेश्चन नंबर। इम्पैकेबल का 6।
इम्पैक्टेबल का 6। हाँ, यहाँ पे देखिए, ए सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस आर, क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक सॉलिड सिलेंडर है, इसकी रेडियस आर है और मास क्या है m, रोल्स विदाउट स्लिपिंग ऑन डाउन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ लेंथ, इंक्लाइंड प्लेन की लेंथ l एंड हाइट h, इसकी हाइट क्या है h। व्हाट इज द स्पीड ऑफ इट्स सेंटर ऑफ मास व्हेन सिलेंडर रीचेज इट्स बॉटम। कह रहा है कि इसका स्पीड कितना होगा जब ये सेंटर ऑफ मास बॉटम पे आएगा, तब इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी। स्पीड का फॉर्मूला शायद बताया था, आप याद करो, बॉटम पे आने के बाद बताया था √2gh/1 प्लस बीटा, बताया था ना, डायरेक्ट Yes, sir. फॉर्मूला भी बताया था। अब इसके लिए सॉलिड सिलेंडर के लिए बीटा कितना हो जाएगा, 1/2 होगा, होगा कि नहीं। So hollow cylinder के लिए होता है ना 1/2? सॉलिड सिलेंडर के मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ m/2 होता है, तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो कौन सा बीटा क्वेश्चन हो। नंबर है? क्वेश्चन नंबर 6 है, इम्पैक्टेबल। ओके सर। तो सॉलिड सिलेंडर का ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, हाफ m/2, तो इसके लिए बीटा 1/2 है, तो 2gh/1 प्लस 1/2 ये कितना हो जाएगा, 4/3 √gh। देखो थर्ड ऑप्शन नहीं है दिया है क्या। सर hollow cylinder का होता है ना mr²/2 तो गाना गाने का मन करता रहता है मुझे, लेकिन आता नहीं मुझे गाना। देखिए, कभी भी समझिए इस चीज में, जब आपको कंफ्यूजन होने लगे तो मैंने आपको कहा था कि हमेशा जो सॉलिड वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होता है हॉलो वाले से, सेम मास के लिए। क्योंकि अगर हम एक हॉलो बॉडी की बात करें सेम मास में और एक सॉलिड बॉडी की बात करें, तो सॉलिड में जो मास होगा वो एक्सिस से पास भी होगा, लेकिन हॉलो में वही मास सब सब एक्सिस से दूर है, मैक्सिमम डिस्टेंस पे आ गया है। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया m/2 होता है, r होता है डिस्टेंस ऑफ द मास फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसलिए हमेशा हॉलो का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड से अधिक होता है। जब भी आपको कंफ्यूजन होने लगे कि हॉलो सॉलिड में किसका ज्यादा है, तो आप हमेशा ध्यान रखो कि हॉलो वाला का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होना चाहिए। तो एक हॉलो का हो जाएगा m/2 और सॉलिड का हो जाएगा हाफ m/2। half m/2. कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें। ओके सर। हम्म, और मैंने बताइए, 13 में पूछा था। ये आपको जो चैप्टर्स है ना, कल मैं नेक्स्ट क्लास में जो है, नहीं नेक्स्ट क्लास में इसकी पूरी, आज से अभी रात भर आपको लगना है, ठीक है, रात भर आपको पूरा लग के इम्पैक्टेबल और फंडामेंटल और इन चैप्टर एक्सरसाइजेज और प्रैक्टिस एक्सरसाइज सारे कंप्लीट करना है। पहले भी आप बनाए होंगे, एक बार आपको पूरा बना लेना है, 100% बना लेना है, मतलब हम बोलते हैं सॉल्व कर लेना है, ठीक है, तो मेरा Yes, वो sir. लैंग्वेज है। हाँ, क्वेश्चन तो नंबर पूरा 13 का बता दो। पूरा आपको क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 13 इसी का ही इम्पैक्ट के बाद। 13 13 13 13 13। देखिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, यहाँ पे जो मास है, इधर m मास है, इधर भी हमारे पास m मास है और इधर भी m मास है। थ्री पार्टिकल्स जो मास है हमारे सिचुएटेड एट द वर्टिस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल एबीसी ऑफ साइड l। साइड क्या है इसका, l है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो बताना है कि situated at vertices of the moment of inertia of the system about a line ax, इस एक्सिस के अबाउट ax ये लाइन, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, ये आपको बताना है। क्या करोगे, कुछ नहीं करोगे इसमें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप क्या कर लो, सेंटर ऑफ मास इसका ये है, होता है, और यहाँ से एक्सिस के अबाउट पास होता हुआ मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले निकाल लो, उसके ये पैरेलल है, तो पहले तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट निकालेंगे तो इस मास का 0 हो जाएगा, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया m/2 होता है, ये मास एक्सिस पे ही तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 हो गया, और ये a/l/2 है, तो इसका हो गया ml/2 का होल स्क्वायर, इसका भी हो गया ml/2 का होल स्क्वायर, दैट इज ml²/2 हो गया, ठीक है, ml²/2 मोमेंट ऑफ इनर्शिया टोटल कितना हो गया, ml²/2 इस एक्सिस के बाद। अब हमें इसको यहाँ से यहाँ ट्रांसफर करना है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम में I इज इक्वल टू क्या होता है,
आई इज इक्वल टू हो गया ICM प्लस MD स्क्वायर, ICM प्लस MD स्क्वायर। तो यहाँ से अपने पास ICM दिया है ML स्क्वायर बाई 2 प्लस MD स्क्वायर M इंटू डी स्क्वायर। डी यहाँ पे डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस ऑब्वियसली ये जो डिस्टेंस है वो L/2, L/2 का होल स्क्वायर, ML स्क्वायर बाई 2 प्लस ML स्क्वायर 4, तो हो जाएगा 3 ML स्क्वायर बाई 4, फोर्थ ऑप्शन। सर इसमें सेकंड दिया हुआ है। नहीं नहीं, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, अबाउट AX दिया है, सही है। देखो इसको एक और दूसरे मेथड से भी कर लेता है। जैसे ये देखो, ये प्रोवाइडेड कि ये लाइन अगर एंगल्स वगैरह भी नहीं दे रहे हैं तो हम ये AX जो लाइन है ना वो इस लाइन के पैरेलल ही मान रहे हैं, तो ये जो डिस्टेंस होगा वो तो L/2 ही होगा, तो हम इस मास का M इंटू L/2 का होल स्क्वायर कर देते हैं, और ये M मास तो 0 हो गया, और इस मास का हो गया टोटल L डिस्टेंस, यहाँ से ये हो गया M इंटू L, इसका होल स्क्वायर। ओहो हो, हाँ हाँ, गलती का पता चल गया। ठीक है, तो यहाँ से हो गया ML स्क्वायर बाई 4 और प्लस ML स्क्वायर, कितना हो गया 5/4 ML स्क्वायर हो गया ना। यस इस एक्सिस के बाद डायरेक्ट मैंने 5/4 ML स्क्वायर हुआ। यहाँ पे एक गलती है, क्या गलती है बताओगे? एक गलती अपने पास ये आया है कि जो MD स्क्वायर में M जो होता है वो टोटल मास ऑफ द सिस्टम होता यस है ना। तो M टोटल यहाँ पे कितना हो जाएगा 3M, सर। समझ में आया ना। तो ये 5 आ जाएगा, ओके सर। ये तो अपने पास 3 हो गया तो ये 5 हो जाएगा, तो इसलिए आंसर सही है सेकेंड ऑप्शन। ऐसे से सर गलती हो इम्पैक्टेबल जाता का है सेकंड भी। ना। A circular disc is to be made by using iron and aluminum so that it requires maximum amount of inertia about geometrical axis. Okay, it is possible with aluminum at interior and iron surrounded to it. Iron at interior and aluminum surrounded to it. Using iron and aluminum layers in the alternate order. Sheet of iron is used at both external surface. Aluminum sheet as internal layer. अब यहाँ पे देखिए, जो एक सर्कुलर डिस्क है, ये सर्कुलर अपने पास डिस्क है। अब सर्कुलर डिस्क को आयरन और एल्युमिनियम से बनाना है सो दैट इट रिक्वायर्स द मैक्सिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मैक्सिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मतलब हो गया कि मास इससे मैक्सिमम डिस्टेंस पे होना चाहिए। ठीक है, जबकि अपने पास अगर हम यहाँ पे इस एक्सिस के अबाउट बात करते हैं, देखो अगर वर्टिकल एक्सिस के अबाउट बात करते हैं सर्कुलर डिस्क का तो हाफ एम आर स्क्वायर होता है, तो डायमीटर के अबाउट बात करते हैं तो 1/4 एम आर स्क्वायर होता है, और इस एक्सिस के अबाउट अगर हम टेंजेंशियल एक्सिस के अबाउट बात करते हैं तो 5/4 एम आर स्क्वायर। ये तो 5/4 मतलब एम 1/4 एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर, मतलब हो गया 5/4 एम आर स्क्वायर। इसका मतलब है कि जो रोटेशन है, जो रोटेट किया जा रहा है, is to be made by using iron and aluminum so that it required maximum amount of inertia about geometrical axis। वैसे geometrical axis है, मतलब ये हो गया geometrical axis में tangential axis नहीं लिया जाता। जब geometrical axis क्वेश्चन के अंदर बोला है, इसका मतलब हम ये सेंटर ऑफ मास से पास करता हुआ एक्सिस लेते हैं। ठीक है, अब हमें मैक्सिमम पॉइंट ऑफ इनर्शिया बताना है एल्युमिनियम एट इंटीरियर एंड आयरन सराउंडेड टू इट। ओके, एल्युमिनियम एट इंटीरियर एंड आयरन सराउंडेड इट, तो इंटीरियर में और आयरन सराउंडेड बाय इट है, इसका ये मतलब हो गया कि एनुलर डिस्क टाइप का तो नहीं है। आयरन एट इंटीरियर एंड एल्युमिनियम सराउंडेड टू इट यूजिंग आयरन एंड एल्युमिनियम लेयर्स इन ऑल्टरनेट ऑर्डर, यही वाला होना चाहिए थर्ड ऑप्शन।
So sheet of first iron is used at both external surface and aluminum sheet as internal layer. Aluminum at interior and iron surrounded it. तो डेंसिटी से फिर कंपेयर किया, आयरन का जो डेंसिटी एल्युमिनियम से ज्यादा होता है क्या? केमिस्ट्री पढ़े हो गया। जिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर ज्यादा बनाना है तो आयरन का जो मास अगर ज्यादा लेंगे तो ये बाहर की तरफ होगा। जैसे अगर मान लो डिस्क बनाना है ऐसे, अगर ऐसे करा होगा, ये एल्युमिनियम ले लिया और ये आयरन ले लिया और इसके ज्योमेट्री। क्वेश्चन थोड़ा सा क्वेश्चन क्लियर नहीं है इसमें, ठीक है। कौन सी ईयर में दिया है ये भी नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो एल्युमिनियम और आयरन, एल्युमिनियम आयरन अगर फर्स्ट दिया है इस मतलब है यहाँ पे ये वाला शेप होगा जिसके बारे में कोई आइडिया नहीं दिया है। आइडिया देता ना कि किस तरह से डिस्क बनाओ, तो हम आयरन एल्युमिनियम का तो बहुत सारे पॉसिबिलिटीज मुझे नजर आ रहे हैं बना। लैंग्वेज इज नॉट क्लियर, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पे तो नीट पे तुम एक चैलेंज कर सकते हो, नंबर मिलता है, ठीक है। yes sir. वैसे इसका कॉन्सेप्ट फर्स्ट इसलिए दिया है कि ये शेप ऐसा दिया है और आयरन चूंकि दूर है और आयरन हैवी एल्युमिनियम से, तो मास अगर एक्स से दूर होता है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया से ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन दिया है। और बताइए सर इसी और का फंडामेंटल का 22। फंडामेंटल का 22। उसके बाद जैसे आप लोग के पास वो वाला भी होगा ना, जैसे ये शीट बनाने के बाद एक तो पूरा समंदर ही है, वो यूएसएस है ना, यूनिवर्सल सेल्फ स्कोर, वहां से भी आप लोग बना सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आप ये मान के चलो 45 into 7 कितना होता है? ये 1 वीक का कोटा है। इतना कुछ 300 करीब करीब क्वेश्चन एक वीक में करेंगे, तब जाके आप पूरा का पूरा सिस्टम बना पाएंगे। मतलब जितना भी आपको मैं बोल रहा हूँ, तब आपको पूरा मॉड्यूल बन जाएगा। उसके बाद यूएसएस भी बन जाएगा। एररलेस होता है ना वो मेडिकल के लिए, वो भी टॉपर सब बनाते हैं, तो ये भी आपको बन जाएगा और इसके मटेरियल भी मिल जाएंगे। मटेरियल बना लो, उसके क्लासरूम में वही होती है, तो समझो कि एक साथ तुमने दो कोचिंग कर दी। अलग से इसके लिए मटेरियल के लिए कोचिंग ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है इतनी बार। मेरा तो ये कॉन्सेप्ट तो जो मैंने बताया वही आपको हर जगह बताएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है इसमें? 22। Point of inertia of ring of mass and radius are about the axis passing through the center of gravity and normal to its plane। तो रिंग का है तो एम आर स्क्वायर होगा। देखो सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो सेंटर ऑफ मास ही होता है और इसके परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट बताना है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ये तो एम आर स्क्वायर होगा। इसमें क्या दिक्कत है? आंसर अलग दिया है क्या? सर आप एक बार क्वेश्चन वापस बोल देंगे, मेरे तो कुछ और क्वेश्चन है। क्वेश्चन 22 में है द मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे रिंग ऑफ मास m एंड रेडियस r नहीं सर अबाउट ये द नहीं है। फंडामेंटल का ही पूछ रहे हो ना? हाँ तो अब तो सर आप मेरे करो। तो यही है। सर वो शायद हाँ मेरे पास न्यू वाला मॉड्यूल नहीं था, तो मैंने मेरे कजन के उसमें से करा था, तो शायद इसलिए थोड़ा सा। अच्छा, तो आप क्वेश्चन पढ़ो, पता चल जाएगा। अब बताओ क्वेश्चन सर आगे इसमें पीछे ही होगा। if the moment of inertia about diameter for ring, disk, solid sphere and spherical shell of same radius and mass respectively be I1, I2, I3 and I4, then किसका सबसे ज्यादा होगा? वाह रे वाह, ये क्वेश्चन ही नहीं। अच्छा हाँ हाँ है ना 11 है, क्वेश्चन नंबर 11। इफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर फॉर रिंग, डिस्क, सॉलिड स्फीयर, स्फेरिकल शेल ऑफ सेम रेडियस एंड मास रिस्पेक्टिव। ये तो आपको याद रहने वाला चीज है ना। तो देखो सर इसमें रिंग डायमीटर का फॉर सबसे रिंग, ज्यादा होना चाहिए ना?
रिंग का तो हो जाएगा डायमीटर के अबाउट हाफ mr²। mr² होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट, डायमीटर के अबाउट 2 से डिवाइड करते हैं तो हाफ mr² रिंग का। उसके बाद अपने पास डिस्क का जो हो गया 1/4 हो गया, हाफ mr² का हाफ मतलब 2 से डिवाइड करें 1/4। सॉलिड स्फीयर का अबाउट डायमीटर जो होता है 2/5 mr² होता है, और स्फेरिकल सेल का होता है 2/3 mr²। ठीक है, तो अब ये I1 है, I2 है, I3 है, I4। अब वैल्यूज देख लो कि कौन सा सबसे ग्रेटर वैल्यूज है। 1/2 1/4 में ग्रेटर है 1/2, और 2/5 में 2/3 में जो ग्रेटर है वो 2/3 है। तो I4 तो I3 से ग्रेटर है। पहला ऑप्शन में तो ये देखो कि किस में I4 I3 से ग्रेटर दिखा रहा है। पहला तो नहीं दिखा रहा है, दूसरा तो दिखा रहा है, तीसरा भी नहीं दिखा रहा है। दूसरा दिखा रहा है, और I4 ग्रेटर देन I2 मतलब I3 ये दिखा रहा है, थर्ड भी दिखा रहा है। सो नाउ सेकंड एंड थर्ड में सिलेक्ट कर। सबसे ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया I4 का दिखा रहा है ना। तो 1/2 का मतलब हो गया 0.5 और 2/3 का मतलब हो गया 0.7। तो I4 का सबसे ज्यादा, सो सेकंड में भी I4 का सबसे ज्यादा आ रहा है। अच्छा, सबसे कम दिखा रहा है I1 का। I1 I2 में सबसे कम किसका होगा? तो ऑब्वियसली सबसे कम I2 का होगा। तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट। ओके सर। सर वो मेरे इसमें ऑप्शन नंबर 4 दे रखा था, इसलिए मैं कंफ्यूज हो गई। फोर्थ दे रहा मतलब इसमें I2 सबसे ज्यादा दिया है हाँ, पक्का? उस सर प्रिंटिंग मिस्टेक होगी शायद, क्योंकि मॉड्यूल ठीक है, पहले का है ना। नहीं, इसमें भी 2 ही आंसर होगा। आंसर तो बस कॉपी पेस्ट होता है। हर साल मॉड्यूल क्वेश्चन नहीं बदलते हैं, सारे कोचिंग में ये होता है, इधर को क्वेश्चन इधर कर देता है बस। मैं तो 4 साल से ये सब क्वेश्चन देख रहा हूँ, खाली क्वेश्चन नए इम्पैक्टेबल में ऐड होते हैं। आकाश में भी तो वही होता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ गया ना? ओके, फिर इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट। आज तो नहीं हो पाया। नेक्स्ट क्लास में हमारे पास 2 ऑप्शन है, ये तो या तो ग्रेविटेशन पढ़े या तो हम वो पढ़े प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, सॉलिड एंड फ्लूइड। ग्रेविटेशन को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में साथ में पढ़ सकते हैं, जैसा बताया। नहीं, टेस्ट में तो शायद ग्रेविटेशन भी डाला हुआ है ना सिलेबस में। आगे अरे बोलो। पता नहीं सर। क्या सर? अरे तो एक बार देख लेते हैं, कोई नहीं, फिर ठीक है। तो हम ग्रेविटेशन करेंगे एक बार ठीक पढ़ है। के। चलिए, ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। ओके।